इस सेगमेंट में हम लोग टेंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर। हम लोग दोनों प्रकार के टेंसर को रैंक 1 और रैंक 2 दोनों में पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 पढ़ेंगे, फिर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, फिर उसके बाद कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 पढ़ेंगे। ये टेंसर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और ये टेंसर के पेपर में किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन जरूर वहां पे जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, तो आप थोड़ा पेशेंस पूर्वक इस पूरे टॉपिक को समझेंगे और इस यूनिट के लिए मैं आप लोगों को इस पे एक सुझाव देना चाहूंगा इस पे कि इस यूनिट में आप लोग हिंदी की उम्मीद मत करिए, वरना आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। इसका हिंदी अगर और इसका हिंदी लैंग्वेज और ये सब खोज के लाऊंगा तो आप उलझ जाएंगे उसी में। ज्यादा बेटर यही है कि थोड़ा मेहनत करके खासकर इस यूनिट को आप लोग इंग्लिश में ही तैयार करिए। ठीक, इसको हिंदी में ही आपको लिखना है तो हिंदी में ही कॉन्ट्रावेरिएंट लिख दीजिए, हिंदी में ही कोवेरिएंट लिख दीजिए। ठीक, मतलब जैसे कॉन्ट्रा इस तरह से लिखेंगे ना, मतलब अपने देवनागरी स्क्रिप्ट में ही इसको लिख दीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर या वेक्टर ऑफ रैंक 1। ठीक, देखिए समस्या होगी थोड़ी इसको समझने में, लेकिन पेशेंस पूर्वक बने रहिए। जब तक हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे आप लिखना जान जाएंगे अच्छे से। ठीक, मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल से कोरिलेट करूंगा। देखिए रियल लाइफ में तो एग्जांपल कम ही मिलते हैं टेंसर के, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप समझ जाएंगे। जैसे लेट ए फिजिकल क्वांटिटी AI is characterized by n functions which is expressed in terms of I coordinates such as x1, x2, x3 and xn. If quantity AI is transformed to any other coordinate system AI dash, which is a function of x dash 1, x dash 2 and x dash n according to this rule. अब इसी को लिखना आपको सीखना है। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके समझाता हूं। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स, बल है। अब इस बल का कोई इक्वेशन किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है जिसके कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट है। अब मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग जानते हैं जो भी वेरिएबल्स या इक्वेशंस बनाए जाते हैं उसमें वेरिएबल x, y और z होते हैं। तो मान लीजिए ये फिजिकल क्वांटिटी जो f है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी फोर्स का इक्वेशन x, y, z के फॉर्म में लिखा है। x, y, z कोऑर्डिनेट्स में इस फोर्स का कोई एक इक्वेशन लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को, इस बल को, हालांकि फोर्स बल जो है वो टेंसर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा चलिए मैं आपको टेंसर क्वांटिटी ही ले लेता हूं, यहाँ पे बल मत लीजिए। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेता हूं I, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण एक टेंसर क्वांटिटी होता है। तो ये टेंसर क्वांटिटी, मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का ये x, y, z कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने लिख दिया। उसका कोई इक्वेशन होगा मुझे नहीं पता, कोई इक्वेशन है। तो इसी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस इक्वेशन को मैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करता हूं, मान लीजिए दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, r, थीटा, फाई। तो मतलब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका इक्वेशन r, थीटा और फाई के कोऑर्डिनेट्स में बन जाएगा। तो अब इनके बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा था x, y, z के वेरिएबल्स में, अब उसी को हमने ट्रांसफॉर्म किया दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में और उसको मैं i डैश से डिनोट कर रहा हूं। अब सेम इक्वेशन r, थीटा, फाई के वेरिएबल्स में लिखा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर वो इस नियम के तहत हुआ है, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि देन द फंक्शन AI इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। रैंक 1 मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एक बार इस फैक्टर को कंसीडर किया है। रैंक 2 का भी अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देन फंक्शन AI मतलब ये देन फंक्शन I इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। अब ये रूल्स, इस रूल को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस रूल को लिखने का एक तरीका है। देखिए जिसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है डैश वाले में, तो उस फंक्शन को जैसे हम I डैश के फॉर्म में दोबारा लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को, I डैश और यहाँ पे इंडेक्स I मतलब
इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई कंपोनेंट होंगे। आई को हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 कई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आई डैश को भी हम लोग कई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, I-1 प्लस I-2 प्लस I-3। तो उसी प्रकार ये आई लगाया गया है। तो ये जो आई डैश आई स्मॉल आई इज इक्वल टू, अब देखिए जब आप लिखिएगा तो डैश वाला कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें ट्रांसफॉर्म किए हैं वो वाला कोऑर्डिनेट ऊपर करिएगा, आई डैश आई बटे जो पहले वाला कोऑर्डिनेट था उसको नीचे करेंगे और उसका नोटेशन इंडेक्स चेंज कर दीजिएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट में है अल्फा और ए टू द पावर ये अल्फा, ए टू द पावर अल्फा मतलब ये कोई भी ये इसका एक कोई कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट में इस प्रकार से ये लिखा जाता है। अगर यहाँ पे डैश है तो यहाँ ऊपर जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो डैश वाला ही होगा, फिर नीचे वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो मतलब डैश वाला नहीं, दूसरे जैसे आप समझ रहे हैं ना डैश और ये मतलब कि ये कोऑर्डिनेट किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम का है और ये कोऑर्डिनेट किसी दूसरे का है। अब मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं ये वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का और ये वाला मान लीजिए स्फेरिकल पोलर का। तो ये इस प्रकार से अगर आप इस इक्वेशन को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। समझ में आया? और यहाँ पे रैंक 1 है। अब यहाँ पे और देख लीजिए इसमें थोड़ी चीजें, यहाँ पे आप लोग देखिए, हाँ इनवर्स भी इसका हो सकता है। इनवर्स भी जैसे ये डैश वाला नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट भी डैश के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो यहाँ अगर विदाउट डैश वाला कंपोनेंट है तो पहला कोऑर्डिनेट विदाउट डैश वाला ही आएगा, इसी से रिलेटेड माने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्वांटिटी है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेरिएबल यहाँ पे ऊपर आएगा, फिर उसके अपोजिट वाला जिसमें ट्रांसफॉर्म करना है उसका वेरिएबल यहाँ नीचे आएगा और जिसमें ट्रांसफॉर्म किए हैं उससे संबंधित कंपोनेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, चारों का रिलेशन समझिए। ये देखिए ऐसे तीर खींच दीजिए, दो पैरेलल लाइन, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये क्वांटिटी है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये वेरिएबल यानी कोऑर्डिनेट है और जिसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्वांटिटी जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसका कंपोनेंट और ये उसका वेरिएबल इस टर्म्स में ऐसे लिखेंगे। ठीक, कॉन्ट्रा वेरिएंट में। इनवर्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जरा कोवेरिएंट पढ़ते हैं तो तुरंत आप लोगों को और एक कंपैरिजन मिल जाएगा। परिभाषा सेम बनाएंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी ए आई। अब यहाँ पे देखिए कोवेरिएंट लिखने के लिए हमने ये नोटेशन को कहाँ पे कर दिया, सब स्क्रिप्ट में। ए आई विच आर द फंक्शंस ऑफ एन कोऑर्डिनेट्स एक्स आई, मतलब केवल इसका मैंने ये सबस्क्रिप्ट किया, ये उसी तरह कोऑर्डिनेट है। तो ये कोई फंक्शन है, जैसे ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यहाँ पे आई है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन वेरिएबल्स में लिखा जाता है। आर सेड टू बी कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर if that quantity is transformed according to the rule under the change of coordinate from xi to xi dash। तो इसको हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन इस रूल के तहत होगा तो उसको कोवेरिएंट बोलेंगे। अच्छा, उसमें और इसमें क्या अंतर है, अब इसको हम लोग अच्छे से एक जगह समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे यहाँ पे ये समझ में आएगा। ठीक, उसको मैं लिखना भी आपको सिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग हाँ जब कोवेरिएंट लिखेंगे तो जैसे देखिए ए डैश आई, अब ए ये डैश वाला है तो अब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पैरेलल लाइंस पलट जाएंगी। देखिए वहां पे कैसे लिखे थे, सुनिए, ए यहाँ पे डैश था, ये कॉन्ट्रावेरिएंट का लिख रहे हैं, डैश आई इज इक्वल टू, अब ये डैश है ना तो पहला कोऑर्डिनेट ऊपर जो था वो उसी डैश वाले का ही था, एक्स डैश और यहाँ पे आई बटे डेल एक्स, यहाँ पे कोई दूसरा अल्फा कर दीजिए, कोऑर्डिनेट चेंज यहाँ पे किया गया है ना, देखिए ये अल्फा, फिर उसके बाद वहां पे ए अल्फा। देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस ऐसे बन रही थी, यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस ऐसे, मतलब ये डैश यहाँ पे ए डैश और ये सब स्क्रिप्ट में है, यहाँ सब स्क्रिप्ट। ये कोवेरिएंट जब भी लिखिएगा तो ये उस क्वांटिटी का जो नोटेशन है वो सब स्क्रिप्ट में डाल दीजिएगा। और देखिए ये पैरेलल लाइंस उल्टा, मतलब अब इससे संबंधित जो कोऑर्डिनेट डैश वाला है वो नीचे होगा और ऊपर फिर उसके बाद वो जिसमें ट्रांसफॉर्म किए हैं फिर उसका ये अल्फा उस तरह से कर देंगे। मेरे ख्याल से मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझ गए हैं ना, दोनों को एक साथ देख लेंगे तो समझ जाएंगे। ये डैश से था तो इसका कोऑर्डिनेट इसका डैश, ये कोवेरिएंट का ऐसे और कॉन्ट्रा वेरिएंट का ये ऐसे पैरेलल लाइंस ऐसे बना के आप लोग लिखेंगे इसी डिस्टेंस को। चलिए रैंक 2 का पढ़ते हैं तो उसमें और समझ में आएगा। ये इनवर्स वाला है, इनवर्स वाला भी इसी तरह से हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है,
इनवर्स वाला। देखिए इसकी पैरेलल लाइंस ऐसे बने। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अब रैंक 2 है तो यहाँ पे इंडेक्स 2 आ जाएगा i j। लेट i j इक्वल टू 1 2 3 से n आएगा, n स्क्वायर, क्योंकि i के लिए n और j के लिए n, तो n स्क्वायर फंक्शंस बनेंगे। ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 x2 xn, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है। इफ aij इज ट्रांसफॉर्म टू a dash ij, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है, और जिसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो ऐसे में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रूल कैसे बनेगा कॉन्ट्रावेरिएंट का। अब देखिए आप खुद लिखना सीखिए a डैश ij। अब ये डैश था तो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट पहले फर्स्ट रैंक, यानी पहला वाले i के लिए ये वाला फर्स्ट रैंक के लिए, तो डेल डैश i, और यहाँ पे ये डेल x, एक अल्फा नया नोटेशन यहाँ पे लगा दीजिए। अब दूसरा j के लिए लिखेंगे तो डैश वाला ऊपर ही रहेगा कोऑर्डिनेट डेल डैश j, और नीचे जिसमें ट्रांसफॉर्म करना है वो कोऑर्डिनेट, और ये अल्फा बीटा। तो कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए हम लोग i j जो है सुपर स्क्रिप्ट में रखते हैं, कोवेरिएंट के लिए इसी को हम लोग क्या कर देंगे नीचे। अच्छा यहीं पे कोवेरिएंट का बनाइए जरा, तो देखिए क्या बनेगा, a डैश, यहाँ पे हम लोग कर देंगे i j। अब हम लोग बना रहे हैं कोवेरिएंट का, तो इसका कोऑर्डिनेट पहले ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे डेल x डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा i, फिर यहाँ पे डेल x, यहाँ पे क्या कर देंगे ये अल्फा कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे रैंक के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डेल x डैश, यहाँ j हो जाएगा, डेल x यहाँ पे कर देंगे बीटा, और a, और यहाँ पे अल्फा बीटा। देखिए बन गया ना यहाँ पे कोवेरिएंट का। और देखेंगे कोवेरिएंट का यही इक्वेशन बना होगा, देखिए ये सेम इक्वेशन बना है। ठीक, अभी मैं आता हूँ उस पर मैं आप लोगों को बनाना, जैसे इसकी पैरेलल लाइंस याद रखिएगा, इसकी पैरेलल लाइंस समथिंग ऐसे बन रही हैं, ये समथिंग इस प्रकार से, इसकी पैरेलल लाइंस ये नीचे की ओर ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देन aij इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अब हम लोग रैंक 2 का कोवेरिएंट देख लेते हैं। लेट aij आर n स्क्वायर फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोई क्वांटिटी है, उसके इस कोऑर्डिनेट्स में, इसी क्वांटिटी को हम लोग ट्रांसफॉर्म किए दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है ना। तो सेम क्वांटिटी है, माने अगर इसको मैं ग्रिड बना के लिखूं तो देखिए एक तरफ है ए आई जे, और जिस मान लीजिए ये कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब इसको जिस जो इक्वेशन लिखा गया है उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है, तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दूसरे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए बदल देते हैं, तो वो आई डैश हो गया, और इसको कैसे लिखा जा रहा है ए डैश आई जे। अब ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा दूसरा आर थीटा फाई, तो इन्हीं के बीच में ये रिलेशन दिखाया जा रहा है, ठीक। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस रूल के तहत हुआ है तो हम लोग बोलेंगे वो कोवेरिएंट टेंसर है। तो कोवेरिएंट टेंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिए देखिए ए डैश आई जे। अब इसका ये कोऑर्डिनेट डैश वाला पहले नीचे लिखिए एक्स डैश आई के लिए, ऊपर एक नया हम लोग इंडेक्स लिखेंगे, फिर यहाँ जे के लिए, फिर ऊपर नया इंडेक्स, और फिर ये ए अल्फा बीटा, ठीक। इन दोनों के बीच में इस प्रकार का रिलेशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कोवेरिएंट टेंसर है। देन बोलेंगे देन aij इज सेड टू बी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। समझ में आया, रैंक 1 फॉर एंड रैंक 2, इसी प्रकार रैंक 3, जितना मन उतना हम लोग रैंक बढ़ा सकते हैं, यही उसका रैंक होता है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ में तो आया ही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप लोग को एक सलाह दूंगा कि इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, और जो ये नोट्स बनाया हूं इसको नोट्स को आप लोग नोट करिए, और खुद से इसको पढ़ के 2-4 बार इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार प्रॉब्लम होगी, इक्वेशन लिख देंगे, बस इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये इक्वेशन सही से लिखना है। याद रखिएगा कॉन्ट्रावेरिएंट में इंडेक्स सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे, कोवेरिएंट में ये इंडेक्स सब स्क्रिप्ट में आ जाता है, समझ में आया, सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और एक और अंतर होता है कि कॉन्ट्रावेरिएंट में डैश है तो ये पहले ऊपर कोऑर्डिनेट डैश वाला ही लिखेंगे, डैश क्वांटिटी का डैश वाला कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ पे ये दूसरा कोऑर्डिनेट। जबकि कोवेरिएंट में अगर यहाँ डैश है तो इसका कोऑर्डिनेट कोवेरिएंट में यहाँ पहले नीचे लिखा जाता है, इसके यहाँ पे आता है, ठीक। ये इस तरह से इक्वेशन आप बनाना सीख लीजिए। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड टेंसर, ठीक है। अभी तो हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट पढ़े हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिक्स्ड टेंसर पढ़ेंगे, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।